Hello students, so in this video we'll discuss theme 2 chapter number 3 global warming and the greenhouse effect. Students, you are going to learn about global warming, greenhouse effect in this chapter. You will also learn about the impact of global warming on our life, on our earth. Plus, we will also list out some reason for the depletion of ozone layer. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके हमारी लाइफ पे क्या इम्पेक्ट है, हमारे अर्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, प्लस ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट होती जा रही है, क्यों ख़त्म होती जा रही है, वो भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बच्चा। तो ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्लास का हाउस होता है। ग्लास का मतलब आपको पता ही है ना, कांच का घर होता है जिसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है फॉर ट्रैपिंग हीट ऑफ द सन। किसको ट्रैप करने के लिए बच्चा, हीट ऑफ द सन। सन की हीट को ट्रैप करने के लिए आप एक कांच का घर, ग्लास हाउस बना लेते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस। ये क्या किसका काम करेगा, ये सन की हीट को ट्रैप करेगा। किसको ट्रैप करेगा, हीट को ट्रैप करेगा। और इस हाउस के अंदर आप क्या क्या ग्रो कर सकते हो, वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हो, ठीक है, फ्लावर्स ग्रो कर सकते हो। क्या क्या ग्रो कर सकते हो बच्चा, इस हाउस के अंदर आप ग्रो करोगे फ्लावर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर ग्रो करेंगे। और ये कहाँ पर यूज़ होता है, बेसिकली टेम्परेट कंट्रीज़ में। टेम्परेट कंट्रीज़ कौन सी होती है बच्चा, ये और जान लो। वैसे तो आप लोगों को पता ही होता है, 0 से 23 डिग्री तक, 0 डिग्री इक्वेटर होता है, उससे 23 हाफ तक जो जोन होता है नॉर्थ और साउथ में, इसको हम बोलते हैं टॉरड जोन। फिर 23 से 66 एंड हाफ तक जो जोन होता है उसे हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं बच्चा, टेम्परेट जोन, जो कि एक मॉडरेट होता है, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो इस रीजन में हम लोग देखेंगे क्या, ग्रीन हाउसेस। ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं, ग्लास हाउस। तो जो ग्रीन हाउस है उसे हम ग्लास हाउस बोलते हैं। वो क्यों बनाया जाता है, जो ट्रैप, ट्रैप करना मतलब पकड़ लेना। किसको पकड़ने के लिए, सन की हीट को पकड़ने के लिए। और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स। कहाँ पर, टेम्परेट कंट्रीज में। चलो, इट इज़ हीटेड नेचुरली बाय द इनकमिंग रेज ऑफ द सन। इस ग्लास हाउस के ऊपर जैसे ही सन की रेज पड़ेंगी, ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। एंड आर्टिफिशियली, देखो सनलाइट से तो आप इसको, सन हीट से तो आप इसको हीट अप कर ही सकते हैं, पर आर्टिफिशियली भी हॉट एयर और वाटर, गर्म पानी इसके ऊपर डाल दें, गर्म हवा इसके ऊपर साथ चला दें, हॉट एयर से, हॉट वाटर से भी आप इसको गर्म कर सकते हैं, ठीक है। पर बेसिकली किससे गर्म होगा, ये हमारी इनकमिंग रेज ऑफ द सन, आर्टिफिशियली हॉट वाटर एंड हॉट एयर। ये जो सिस्टम है स्टूडेंट, जहाँ पर आप नेचुरली या आर्टिफिशियली हीट अप कर रहे हैं, हीट को ट्रैप कर रहे हैं एक एनक्लोज्ड एरिया में, इसी को आप क्या बोलते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट। द सिस्टम ऑफ ट्रैपिंग हीट इन एन एनक्लोज्ड एरिया इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। डू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, द सिस्टम ऑफ ट्रैपिंग हीट इन एन एनक्लोज्ड एरिया इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलो अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी एक बहुत बड़ा ग्रीन हाउस ही है। देखो, ग्लास का घर बनाया, उसमें आपने सन की लाइट को ट्रैप किया, ये तो अलग बात हो गई। पर बच्चा, जो हमारी अर्थ है और जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, Earth is having an envelope of atmosphere, envelope of air that is called atmosphere, which extends till 1600 kilometer. It is also an enormous greenhouse. बेटा, हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा ग्रीन हाउस ही है। कैसे है, क्योंकि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बच्चा बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, जो अर्थ जो सन की जो हीट है उसको जाने नहीं देती हैं, एस्केप नहीं करने देती हैं, उसको ट्रैप करके रख लेती हैं, पकड़ के रख लेती हैं। तो समझने वाली बात यह है कि अर्थ है, अर्थ के पास एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है जो भी ग्रीन हाउस का ही काम करता है। वो सन से जो हीट मिलती है उसे वापस नहीं जाने देता, एस्केप नहीं करने देता, और उसे ट्रैप करके रख लेता है। वो कौन सी गैसेस हैं जो सनलाइट को इतना, सन हीट को इतना पसंद करती हैं कि उसको ट्रैप कर लेती हैं, तो वो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड,
chlorofluorocarbon. Again, you just repeat greenhouse gases. These are called greenhouse gases. तो greenhouse gases में first नाम आप किसका लिखोगे? कार्बन डाइऑक्साइड, then water vapor, then methane, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप CFC भी बोलते हैं. तो ये गैसेस वो गैसेस हुई जो सन की हीट को ट्रैप करके रख लेती हैं. और ये गैसेस कहाँ प्रेजेंट है? हमारे एटमॉस्फेयर में. दीज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस. दे अब्जॉर्ब द आउटगोइंग हीट ऑफ द सन रेज. सन से जाने वाली, सन से जो मिलने वाली हीट है, देखो क्या होता है, ये रहा सन. सन से अर्थ के ऊपर आई क्या? हीट. ये जब वापस जाने लगी तो इस वापस जाने वाली हीट को ट्रैप करके रख लेगा कौन? हमारा एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस. और वापस से कहाँ ये रिलीज कर देते हैं? अर्थ के एटमॉस्फेयर में. अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस से रिलीज कर देंगे. दीज गैसेस कीप द अर्थ वार्म. और ये जो गैसेस हैं ये हमारे अर्थ को वार्म रखती हैं, हैबिटेबल बनाए रखती हैं. टेम्परेचर ऑन अर्थ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. स्टूडेंट्स देखो, जितना इन गैसेस का कंटेंट बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, उतना ही हमारे जो अर्थ है वो ट्रैप करेगी किसको? सनलाइट को. जितनी ज़्यादा सनलाइट ट्रैप होगी, सन हीट ट्रैप होगी, सनलाइट नहीं सन हीट ट्रैप होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या बढ़ जाएगी बच्चा? ग्लोबल वार्मिंग. क्या बात समझ में आई? एक फिक्स प्रपोर्शन नहीं, ये साइकिल गॉड ने बना के दी है. पर आप कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज़्यादा करोगे, मीथेन का एमिशन ज़्यादा होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा सन की हीट ट्रैप हो जाएगी. ज़्यादा सन की हीट ट्रैप हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हमारा टेम्परेचर राइज हो जाएगा. तो ये किसको जन्म दे देगा? ग्लोबल वार्मिंग को. टेम्परेचर अर्थ के ऊपर बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो कंटेंट है ग्रीन हाउस गैसेस का वो भी बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे कंटेंट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाए. देखो, ये सन की इनकमिंग रेज है, ये सन की आउटगोइंग रेज है. तो ये जो आउटगोइंग रेजेस हैं इनमें से ही कुछ एनर्जी हम ट्रैप कर लेते हैं. सम एनर्जी कहाँ? वापस से स्पेस में चली जाती है. क्या बात समझ में आई? वहाँ पर लिखा था ना कि ये जो गैसेस हैं ये आउटगोइंग सन रेज को ट्रैप करती हैं. इनकमिंग आ गई अर्थ पे, जब ये अर्थ से वापस जाने लगी तो इसमें से कुछ को हमने क्या कर लिया बच्चा? ट्रैप कर लिया. किसने ट्रैप किया? हमारी ग्रीन हाउस गैसेस ने. तो क्या अभी ये समझ में आया? यहाँ पर आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो. कहाँ पर कंफ्यूज होंगे आप? यहाँ पर आउटगोइंग पर. ये रहा, दे एब्जॉर्ब आउटगोइंग हीट ऑफ द सन. किसको ऑब्जॉर्व करती है? आउटगोइंग हीट ऑफ द सन. देखो फिर से डायग्राम में देखो, ये सन रेज आई, अपने साथ हीट लाई, ये अर्थ उसको वापस पहुंचा रही है, उसमें से कुछ कौन ट्रैप कर ले रहा है? हमारी ग्रीन हाउस गैसेस. बच्चा ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हम लोग देखेंगे, कॉजेज हम लोग देखेंगे. तो स्टूडेंट ये एक नेचुरल प्रोसेस था. हमारी अर्थ में टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन रहे इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड थी, दूसरी गैसेस थी जो कंटिन्यूसली हीट को ट्रैप करके रखती थी. एक नेचुरल प्रोसेस था. इसी से लिविंग थिंग थी हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पा रही थी. पर स्टूडेंट कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने अल्टर कर दिया है. अल्टर करना मतलब चेंज कर देना, बदल देना. ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंपोजिशन था, जो अमाउंट था, उसको चेंज करके रख दिया. स्टूडेंट जो अमाउंट है ग्रीन हाउस गैसेस का वो इंक्रीज हो गया है ड्रामेटिकली, एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ओवर द लास्ट 1000 ईयर. ये जो अमाउंट है ग्रीन हाउस गैसेस का, इसका एक लिमिट में रहना ज़रूरी है. पर क्योंकि ये ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रहा है, राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, लास्ट 1000 ईयर से ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. अब हम लोग एक एक करके कॉजेज़ देखेंगे कि ये ग्रीन हाउस गैसेस क्यों बढ़ती जा रही है. तो पहला हम लोग देखेंगे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स बच्चा आप लोगों ने पढ़े हैं. क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल्स? जो 4000 5000 ईयर में बनते हैं, जब एनिमल, प्लांट, ट्रीज़ एक टाइम में दब जाते हैं, फिर कार्बनाइजेशन की प्रोसेस होती है तो वो कोल में, पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर जाते हैं. तो जब आप फॉसिल फ्यूल को बहुत ज़्यादा बर्न करेंगे, क्या करेंगे? बर्न करेंगे, तो अभी क्या होगा? कार्बन एमिशन होगा. चलो अब हम पढ़ते हैं. जो फॉसिल फ्यूल है उसमें आएगा कोल, पेट्रोलियम. ये हमारे अर्थ के ऊपर मिलियंस ऑफ ईयर से एग्जिस्ट करते हैं. ये कार्बन बेस्ड कंपाउंड है, भले कोल हो, पेट्रोलियम हो, ये क्या है? कार्बन बेस्ड कंपाउंड है. ये जो फ्यूल हैं ये व्हीकल को
These fuels are used to power vehicle and houses. घर को गर्म करना हो, व्हीकल को पावर देना हो, तो आपको ये फॉसल फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये फॉसल फ्यूल्स हम इतना ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली राइज करती जा रही है। आप कोयला जलाएंगे, कोल को जलाएंगे तो भी क्या धुआं निकलता है ना, उसके अंदर क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी गाड़ी हो, कार हो, बाइक हो, ट्रक हो, ये जब चलते हैं तो भी ये क्या देते हैं, धुआं। और उस धुएं में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दीज कार्बन डाइऑक्साइड हीट्स अप द अर्थ सरफेस एंड द ओशन। ये ओशन को भी गर्म कर रही है, हीट हमारे अर्थ के सरफेस को भी बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। हर साल ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो 7 बिलियन टन कार्बन डाई को एमिट कर देती हैं, रिलीज़ कर देती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। जो एक नेचुरल साइकिल थी बच्चा, वो तो थी। उसके अलावा हम लोग 7 बिलियन टन, डू रिमेंबर, 7 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहे हैं। और सिर्फ ये किस वजह से हो रही है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। तो ये हो गया बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फर्स्ट रीज़न। सेकेंड हम देखेंगे डिफॉरेस्टेशन। यू ऑल नो this deforestation, massive scale cutting of the forest, cutting of forest होना massive scale, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट देना। देखो ट्री मेंटेन करते हैं ग्रीन जो गैसेस हैं उनके बैलेंस को, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। पर आप इस हद तक पेड़ों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। क्यों काट रहे हैं बच्चा हम पेड़ों को? क्योंकि हमें अगर कोई कॉलोनी बनाना होगा तो हम कहाँ पर बनाएंगे, ट्रीज़ को कट करके ही बना रहे हैं। अगर हमें कोई एग्रीकल्चर प्लॉट को बढ़ाना है, एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाना है, तो भी हम किसको कट कर देते हैं, फॉरेस्ट को कट कर देते हैं। हमें कोई बहुत बड़ा वाटर पार्क बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, तो हाँ फैक्ट्रीज़ बनाना है, तो हम फॉरेस्ट को कट करके ही तो बना रहे हैं। तो हमारी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो कॉज करती हैं किसको, डिफॉरेस्टेशन को। हमारा जो वेजिटेशन कवर है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो प्लांट्स कम अवेलेबल है, कम प्लांट अवेलेबल होंगे तो कम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे। You're getting my point? Because of deforestation, less plants are available to take up carbon dioxide. As you are going to cut more and more trees, so less trees are there, and they are going to absorb less amount of carbon dioxide. When the fallen trees and plants slowly decompose, they release the stored carbon dioxide in the atmosphere. One more thing is there, if you are going to cut the trees, plants, slowly they decomposes, and when they are going to decomposes themselves, they are also releasing carbon dioxide. तो ड्यूअल नुकसान है कि पहले जहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर रहे थे, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो आपको फॉसिल फ्यूल को भी बर्न कम करना है, डिफॉरेस्टेशन भी नहीं करना है, जबकि कि आपको क्या करना है, एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। और कुछ लोगों का, कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि हम जल्दी ही चाइना को क्या कर देंगे, सर मतलब ओवरलैप कर जाएंगे, चाइना से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो चाइना फर्स्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन एक बहुत ही एक्सप्लोसिव रेट से बढ़ रही है। बच्चा जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा रिसोर्स रिक्वायरमेंट होगी फॉर फुलफिलिंग देयर डिमांड्स, देयर नीड्स, देयर वांट्स। ओवर द ईयर देयर हैज़ बीन अ मार्क्ड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। बच्चा लास्ट 20-30 ईयर से 40 ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी बच्चा, हाउस की डिमांड, ट्रांसपोर्ट की डिमांड, फ्यूल की डिमांड इंक्रीज़ होती जाएगी। और ये डिमांड जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे फॉसिल फ्यूल का। और ये किस में एडिशन होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट में। फॉसिल फ्यूल जलाओगे, कार्बन एमिट होगी, कार्बन रिलीज़ होगी, कार्बन रिलीज़ होगी तो वो क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट में ऐड कर जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, एक टाइम याद करो जब हमारे पापा का टाइम था, तब घर में एक कार या एक बाइक होती थी तो काम चल जाता था। आज बच्चों की अपने पास अपनी स्कूटी, अपनी बाइक होती है। बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो उनके पास कार हो जाती है। सबके रूम सेपरेट होते हैं, उसमें एसी है, उसमें कूलर है,
अगर ठंडे एरिया में रहते हैं तो उसको गर्म करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी रिसोर्स कंजम्पशन बढ़ता ही जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, फार्मिंग वर्ल्ड का सबसे एंशियंट और मोस्ट प्रैक्टिस्ड ऑक्यूपेशन है फार्मिंग। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब भी हम फार्मिंग कर लेते हैं, बाद में इंडस्ट्रीज आई तो बच्चा फार्मिंग इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि फार्मिंग हमें फूड प्रोवाइड कराती है। फ्रूट फ्लावर सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? फार्मिंग से मिलता है। जैसे जैसे वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ रही है फार्मिंग का रोल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड कराना है। पर स्टूडेंट फार्मिंग में हम लोग एक फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं जिसके अंदर क्या होता है? नाइट्रियस ऑक्साइड। फार्मिंग में हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं जिसके अंदर होता है नाइट्रियस ऑक्साइड, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। काऊ हमारे यहाँ मोस्ट कॉमनली फार्म्ड एनिमल है। हर फार्मर के पास काऊ होगी ही होगी बच्चा, पर काऊ भी रिस्पॉन्सिबल है मीथेन गैस को रिलीज करने के लिए, जो कि भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो फार्मर कैसे रिस्पॉन्सिबल है? अब ये मत बोल लिख देना कि फार्मिंग नेगेटिव पॉइंट है। फार्मिंग इज पॉजिटिव पॉइंट, बट द थिंग इज दैट वट एवर फर्टिलाइजर यू आर यूजिंग दैट इज नेगेटिव। ओके, देन मीथेन गैस इज एमिटेड बाय हूँ? काउस। काउ को कभी नेगेटिव यूज मत लिख देना बच्चा। हाँ, एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जरूर होता है, पर इफ काउ विल नॉट बी देयर देन हु इज गोइंग टू प्रोवाइड यू मिल्क? मिल्क कहाँ से मिलेगा? चीज़ कहाँ से मिलेगा? कर्ड कहाँ से मिलेगा? ये सारी चीज़ें काउ से मिलने वाली हैं। पर हाँ, आप लोग लिख सकते हैं कि काउ जो है वो मीथेन रिलीज कर रही है, और फार्मर्स जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उससे नाइट्रियस ऑक्साइड रिलीज हो रही है। So three reasons we have completed. First is fuel, burning of fuel, fossil fuel. Second reason, deforestation, and third reason, agriculture. Now global warming. The increase in greenhouse gases through burning of fossil fuel disturb the ecological balance of Earth. स्टूडेंट, जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जाएंगी, जिनका एक मेन कारण है फॉसिल फ्यूल का बर्न होना, इससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस, जो अर्थ का इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो डिस्टर्ब होता जा रहा है। क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट हमको ग्रीन हाउस गैसेस की थी उससे कई ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस आज हमारे अर्थ इन्वायरमेंट प्रेजेंट है। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता ही जा रहा है। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, और अर्थ के बढ़ते हुए टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? ग्लोबल वार्मिंग। एक बार डेफिनेशन लर्न कर लें। द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर इज रेफर टू एज ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन एग्जैक्ट 2 मार्क में आपको मिल जाएंगे। अगर मैम पूछती है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, तो व्हाट यू आर गोइंग टू टेल? द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर। अर्थ के एवरेज टेम्परेचर का ग्रेजुअली बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती जा रही हैं। मोस्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ था ह्यूमन इंड्यूस्ड था, ठीक है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हुई है। हाँ, सेकेंड हाफ जो है 20th सेंचुरी का, यहाँ पर ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। मतलब जो मेन रीज़न है वो ह्यूमन ही है। 80s, बिटवीन 80s एंड 2012 ना, 1880 से लेके 1880 से लेके 1880 से लेके 2012 तक। कब से कब तक बच्चा? 1880 से शुरू करो, 2012 पे आ जाओ। जो एवरेज ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है वो 0.9 डिग्री से बढ़ गया है। एट द एंड ऑफ 21st सेंचुरी द ग्लोबल वार्मिंग एवरेज सरफेस टेम्परेचर इज प्रेडिक्टेड टू इंक्रीज बाय 0.3 to 5.4% डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग 1880 से लेके 2012 तक की बात करें तो जो एवरेज ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर था वो 0.9 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है। पर कुछ लोगों का अनुमान है कि 21st सेंचुरी की ख़त्म होते तक ये जो प्रेडिक्टेड एवरेज सरफेस टेम्परेचर होता था कि 0.3 से ये इंक्रीज़ करेगा, वो 5.4 तक पहुंच सकता है। Now students will discuss various human activities which is responsible for global warming. अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग being a human हम कैसे contribute कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली बात तो हम फॉसल फ्यूल को बहुत ज़्यादा बर्न कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन।
आज आपको स्कूल जाना है, मार्केट जाना है तो अपनी बाइक का, कार का, बस का यूज़ करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में फॉसल फ्यूल बर्न हो रहा है। प्लस जो हमारी आज भी ट्रेडिशनल मेथड से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं कोल को बर्न करके, तो वहाँ पर कोल भी क्या है, फॉसल फ्यूल है। तो पहली बात तो हम हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए फॉसल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं। जो स्मोक है, द एमिशन ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज, हमारी फैक्ट्रीज कंटिन्यूसली जो स्मोक, धुआं जो छोड़ती हैं, जो धुआं छोड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्मोक। और इस स्मोक में क्या होती है, हार्मफुल गैसेस। तो हमारी फैक्ट्री से हार्मफुल गैसेस एमिट हो रही हैं, प्लस स्मोक भी आ रहा है। कई बार, कई बार नहीं, हमेशा ही जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर है वहाँ पर भी पोल्यूशन कर रहे हैं हम। हमारी अर्थ के ग्राउंड लेवल क्रस्ट पे ही नहीं बेटा, ऊपर जाके भी पोल्यूशन फैला रहे हैं हम। बहुत महान है इंसान, सबसे महान है। जो हमारे फ्लाइंग हैं, जेट्स हैं, एरोप्लेन हैं, ये ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो ये हमारे अपर एटमॉस्फेयर में भी पोल्यूशन फैला रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। हाँ चलो, अगर आप पोल्यूशन फैला भी रहे हो तो बहुत सारे जंगल एफॉरेस्टेशन करते जाओ, बहुत सारे ट्रीज को प्लांट करते जाओ, तो यहीं पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज़ हो जाएगी, प्लांट उसको यूज़ कर लेंगे। पर नहीं, आप ऐसा भी नहीं करोगे। आप क्या करो, डिफॉरेस्टेशन करो। क्यों करे हो? क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे एग्रीकल्चर करना है भाई, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी नीड को फुलफिल करना है, फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट करना है, फ्लावर को एक्सपोर्ट करना है, तो हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। प्लस बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनाते जा रहे हैं, हमको ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनना है। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए हम बहुत सारी लैंड पे, जो कि फॉरेस्टेड लैंड थी, उस पर डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। और फॉरेस्ट फायर, अभी आप लोग देखेंगे सिमली फार्म में आग लग गई थी। बड़े बड़े जंगल हैं, ये बहुत कॉमन है, बड़े बड़े जंगलों को जला देती है फॉरेस्ट फायर। तो एक टाइम होता है गर्मी का, जब पीक समर सीजन चलता है, तो फॉरेस्ट में ऑटोमेटिकली आग लग जाती है, और वो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के क्या इम्पैक्ट हैं? ग्लोबल वार्मिंग स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है बेटा। इट हैज़ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इसने अर्थ के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। बाई अ फ्यू डिग्रीज ओवर द पास्ट 2 सेंचुरीज, जो लास्ट 2 सेंचुरीज थी उसमें तो हम फ्यू डिग्रीज से बढ़ गए, हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर हीट वेव्स। क्या इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का? हीट वेव्स, torrential rain, flooding, rise in the sea level, shrinking of glacier, disease outbreak, and loss of biodiversity. These are the reason of or impact of रीज़न नहीं बचा, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस वजह से हीट वेव जनरेट हो रही हैं। क्या हीट वेव जनरेट हो रही है? साथ में क्या हो रहा है बच्चा? फ्लड्स आ रही हैं, टोरेंशियल रेन हो रही है, सी लेवल राइज करता जा रहा है, ग्लेशियर सिंक होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं, डिसीज़ आउटब्रेक हो रहा है, और बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती जा रही है। अब हम लोग एक एक करके सारे रीजंस को डिस्कस करेंगे। हीट वेव्स, ठीक है, तो जो हीट वेव्स होती हैं बच्चा, वो पूरे वर्ल्ड में है। द occurrence ऑफ हीट वेव्स हैज़ इंक्रीज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी रीजन में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हीट वेव्स नहीं है। ये जो हीट वेव्स हैं ये पूरे वर्ल्ड में आपको मिल जाएंगी, बढ़ती जा रही हैं। जो ड्रॉट, सूखे की जो कंडीशन होती है, वाइल्ड फायर, फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है बच्चा, ये इंक्रीज्ड हीट वेव से ही होता है। हीट वेव आपको समझ में तो आया है ना? वेव्स का मतलब क्या होता है बच्चा? ऐसा कोई रीज़न है जहाँ पर गर्मी बहुत तेज, इंटेंस समर सीज़न नहीं आ रहा है, तो वही है क्या? हीट वेव्स। बहुत ज़्यादा गर्मी का पड़ना, बहुत ज़्यादा समर सीज़न इंटेंस हो जाना। तो समर सीज़न बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा तो बच्चा ड्रॉट की कंडीशन बन जाएगी, सूखा पड़ेगा। प्लस वाइल्ड फायर बहुत कॉमन हो जाएंगी। वाइल्ड फायर मतलब फॉरेस्ट में आग लगना। बिल्कुल ही अब नॉर्मल तरीके से समर्स का बढ़ जाना, ठीक है। द डिजास्ट्रस हीट वेव्स आर द कॉज फॉर द लॉस ऑफ लाइफ थ्रू आउट द वर्ल्ड। बेटा ये जो इतनी भयंकर तेजी से गर्मी पड़ रही है, जो हीट वेव्स हैं, ये दुनिया भर में बहुत सारे लोगों की जान ले लेती है। सेकेंड है टोरेंशियल रेन्स एंड फ्लडिंग। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन इवेंट्स हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। एकदम से बहुत सारी बारिश हो जाना, बादलों का फट जाना। जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है बच्चा? किसी भी फॉर्म में वाटर का लैंड के ऊपर आना, भले वो स्नो हो, स्नोफॉल हो,
हेल हो, आपका रेन रेन हो, तो जो प्रेसिपिटेशन है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है लास्ट फ्यू डिकेड्स में कि एक साथ में बहुत सारा पानी गिर जाता है, जिससे फ्लड आती है और लैंडस्लाइड भी होती है। नेक्स्ट है राइज इन द सी लेवल। राइज इन सी लेवल मतलब जो सी का जो लेवल था, सपोज करो यहाँ तक सी का लेवल था, अब धीरे धीरे करके ये राइज करता जा रहा है और इस ए लेवल से कहाँ पहुँच गया, बी लेवल पे पहुँच गया है। तो बच्चा जो सी का लेवल है वो राइज कर रहा है, ये भी एक अनडिनाइबल इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से ही सी का लेवल राइज कर रहा है। The sea level around the world rose by an average of 10 to 20 सेंटीमीटर। कहीं पर 10, 12, 15, 20 सेंटीमीटर तक सी का लेवल राइज हुआ है। ये एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कहाँ 10 हुआ है, कहाँ 12, कहाँ 15, पर 10 से 20 सेंटीमीटर तक एवरेज तरीके से सी का लेवल राइज हुआ है। कब? 20th सेंचुरी में। दिस वुड फर्दर एक्सिलरेट बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। बच्चा सी का रिवर राइज होगा तो आइस शीट भी मेल्ट होती रहेंगी। कहाँ पर? ग्रीनलैंड हो, अंटार्कटिका हो, यहाँ पर बहुत तेज़ी से जो आइस की शीट है वो मेल्ट करती जा रही है। द कंटिन्यूड राइजिंग ऑफ सी विल सबमर्ज द डेंसली पॉपुलेटेड कोस्टल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और जैसे जैसे सी का लेवल बढ़ेगा बच्चा, जो कोस्टल रीजन में जो पॉपुलेशन है वो अंदर चली जाएगी। ऐसे बोलते हैं कि जो मालदीव्स है, हमारी नेबर कंट्री मालदीव्स, वो एक टाइम के बाद पूरी तरह डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी सी का लेवल ये है, जैसे ही सी का लेवल बढ़ेगा पूरा मालदीव्स डूब जाएगा और हमारे कोस्टल एरियाज़ में भी इसका इम्पैक्ट आएगा। तो सी का लेवल को राइज करना भी ठीक बात नहीं है। बहुत सारे कोस्टल रीजन आइलैंड डूब जाएंगे। श्रिंकिंग ग्लेशियर्स। माउंटेन ग्लेशियर्स, माउंटेन के ऊपर जो आइस के कैप्स हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स हैं, वो फ्रेश वाटर का, वर्ल्ड का फ्रेश वाटर वहीं पर अवेलेबल है बच्चा। दीज ग्लेशियर्स आर रिट्रीटिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, माउंटेन के ऊपर जो आइस कैप्स हैं ये मेल्ट होते जा रहे हैं। जो श्रिंकिंग हो रही है ग्लेशियर्स की, इससे फ्रेश वाटर की शॉर्टेज आ जाएगी आने वाले टाइम में। क्योंकि जब ये कैप मेल्ट होके सी में मिल जाएंगे तो बेटा ये तो हमारे किसी काम के ही नहीं रहे ना, क्योंकि सी वाटर तो सॉल्टी वाटर होता है, तो फ्रेश वाटर की कमी हो जाएगी। क्योंकि ये जो ग्लेशियर्स हैं कंटिन्यूसली श्रिंक करते जा रहे हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं और अपने आप को सी वाटर में मिला रहे हैं। इन एशिया द ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयंस आर रिट्रीटिंग एट अ रिकॉर्ड पेस। एक बहुत तेज़ी से हिमालय के ऊपर जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते जा रहे हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.